हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद सूर्या सर में। तो जैसे कि आपका अब हिंदी का पेपर होने वाला है, तो हिंदी में जो ग्रामर है यानी कि व्याकरण, ये 14 अंकों के लिए आता है और ये 14 अंक आप आसानी से 14 में से 14 निकाल सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरह से हम स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला प्रश्न होता है, उसमें आपको आता है शब्द भेद। अब शब्द भेद तो आपको पता होगा, शब्द भेद का मतलब होता है प्रकार यानी टाइप्स। तो शब्द भेद के दो प्रकार हैं। तो अब यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है, यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, अधोरेखित शब्दों का शब्द भेद पहचान कर लिखिए। बराबर। तो यहाँ पे पहला वाक्य हमको जो दिया है उसमें क्या लिखा है, उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आश्रम को मार्क किया गया। अब आश्रम क्या है, नाम है। तो नाम को हम हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। बराबर। तो इसके लिए यहाँ पे इसका जो उत्तर आएगा, आप किस तरह से लिखोगे, आप इस तरह से लिखोगे, आप लिखोगे आश्रम और यहाँ पे लिख दोगे संज्ञा। अब यहाँ पे दूसरा जो सेंटेंस है, यहाँ पे क्या पूछा है, उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे। अभी उस यानी कि कौन है ना, उस मतलब यहाँ पे कौन हो गया कि मतलब यहाँ पे पर्टिकुलर नाम नहीं है। तो हम जैसे प्रोनाउन बोलते हैं वैसे हिंदी में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सर्वनाम। तो उसका, इसका, वो, ये, इसके अंदर वो ये क्या हो जाते हैं, सर्वनाम हो जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उस और लिख देंगे यहाँ पे सर्वनाम। करेक्ट। अब अगला वाक्य क्या है हमारे सामने, आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना है। अब यहाँ पे देखिए फिर से उसे आया है, अंडरलाइन किया। तो उसे क्या हो जाएगा, सेम चीज सर्वनाम हो जाएगा। तो हम लोग उसे लिख के सर्वनाम लिख देंगे। बराबर। अब दूसरा यहाँ पे दिया है सेंटेंस नंबर 4, गोवा देखा मैं तारान्वित हो उठा। अब यहाँ पे देखिए किसको अंडरलाइन किया है, गोवा को। गोवा एक जगह का नाम है। जैसे हमने सीखा है कि नाउन्स में, तो नाउन में नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग आ जाते हैं। तो यहाँ पे नाम है, तो यहाँ इसके लिए ये क्या हो जाएगा, गोवा। गोवा यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ, तो गोवा क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगी। बराबर, समझा आपको। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा है, वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। अब यहाँ पे देखिए वह को अंडरलाइन किया गया। अब वह यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा वह, यानी कि एक पुरुष के इसको दिखा रहा है। तो वह यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बापू की हिंदी अच्छी नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए अच्छा, बुरा, ऐसा, वैसा, तो ये सब गुणों को बताता है। बराबर है। तो यहाँ पे अच्छा अंडरलाइन हुआ है, तो अच्छा हमारा क्या हो जाएगा, अच्छी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, गुणवाचक। ये हो जाएगा गुणवाचक सर्वनाम। तो गुणवाचक विशेषण होता है, मैंने सर्वनाम दिया, गुणवाचक विशेषण, विशेषण हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कुछ बिजनेस की बातचीत हो जाए। अब यहाँ पे देखिए बातचीत को अंडरलाइन किया गया। तो बातचीत किसी भाव को दिखाता है, तो ये हो जाएगा भाव वाचक। पहले आपको लिखना चाहिए था, मुझे लिखना चाहिए था बातचीत, लेकिन फिर भी ये है भाववाचक संज्ञा। भूमि, परत, भाड़, डाबर, पानी। तो देखिए जब इस तरह के वाक्य में शब्द भेद के अंदर किसी भी वस्तु का नाम आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं पानी, सॉरी, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, जिसमें जैसे किसी भी वाक्य के अंदर अगर किसी
वस्तु का नाम आ जाता है और वस्तु को अंडरलाइन किया गया है तो उस वस्तु को हम द्रव्य कहते हैं। जैसे कि सोना, चांदी, अनाज वगैरह कुछ भी आए और वो अंडरलाइन है तो वो द्रव्य हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पानी को द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य वाचक संज्ञा। अब यहाँ पे लिखा है भंवरे फूलों पर मंडराते हैं। अब यहाँ पे देखिए किसको अंडरलाइन किया गया है, भंवरे को। तो भंवरे क्या है, एक जात है तितलियों की, बराबर है। तो इसके लिए भंवरों को हम लोग क्या लिखेंगे, जातिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे भंवरे जो है हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। वह कीमती शाल दुशाले ओढ़ते हैं। अब यहाँ पे किसको अंडरलाइन किया गया है, वे को अंडरलाइन किया गया है, करेक्ट। तो यहाँ पे वे क्या हो जाएगा, बराबर। देखिए वह वे मैंने बताया, तो यहाँ पे वे जो है वो हो जाएगा हमारा पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। अब यहाँ पे देखिए लाइन किया गया, तो कुछ क्या हो जाएगा आपका, कुछ हो जाएगा। यहाँ पे गिनने वाली चीजों की बात हो रही है, तो कुछ, थोड़ा, ज्यादा, ये सब जब किसी वाक्य के अंदर आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कुछ, तो उसको हम लोग बोलते हैं संख्यावाचक। क्या बोलेंगे, जब कोई चीज काउंटेबल चीजों के बारे में बात हुई, थोड़ा सा है, इसमें पानी थोड़ा है, ज्यादा है, कुछ है, तो ऐसा कुछ आ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं संख्यावाचक। तो यहाँ पे कुछ आया है तो कुछ को हम लोग लिख देंगे संख्यावाचक सर्वनाम। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है अव्यय। या अव्यय में हमको क्या करना होता है, हमको एक शब्द दिया रहेगा और उस शब्द को वाक्य में प्रयोग करना होता है। तो ये बहुत आसान सी चीज है। तो हमको क्वेश्चन किस तरह से पूछा होगा, हमको पूछा होगा निम्नलिखित अवयव का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जैसे सबसे पहला शब्द हमारे सामने दिया है बहुत, तो आप लिख सकते हैं कि प्रयाग बहुत थक गया था, है ना। जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग प्रयाग बहुत थक गया था, थक गया था। अब यहाँ पे दूसरा शब्द दिया है हम लोगों को और, तो और का वाक्य में प्रयोग करना है। तो उन्होंने झोले से डायरी निकाली और कविता सुनाने लगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको किसी भी शब्द, जो शब्द आपको दिए रहेंगे उसका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे दिया वाह, अब वाह का हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाह, एक्सक्लेमेटरी मार्क, वाह क्या बात कही है आपने, क्या बात कही है आपने, के साथ अब यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो के साथ शब्द को आप किस तरह से लिख सकते हैं कि रमेश दिनेश के साथ स्कूल गया, सिंपल सा, रमेश दिनेश
के साथ स्कूल गया। ठीक है, और लेते के अलावा। के अलावा को कैसे, जैसे हम लोग लिख सकते हैं तुम्हें सिलाई के अलावा भी कुछ काम आता है। अब पास, तो यहाँ पे पास है, तो अब पास शब्द को किस तरह से प्रयोग करेंगे, जैसे उनका घर बगीचे के पास है, इस तरह से। ठीक है, अब अगला है संधि। अब देखिए, संधि के बारे में आपने जाना तो होगा, संधि क्या होता है करके, संधि के रूप के बारे में आप जानते होंगे। अब संधि के कितने प्रकार हैं? संधि के 3 प्रकार हैं। एक है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब स्वर संधि में अ और आ अगर जुड़े तो क्या होता है, आपको पता होगा। तो स्वर संधि के अंदर, स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, फिर तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, पांचवा है अयादि संधि। बराबर, ठीक है। और व्यंजन संधि में देखिए, व्यंजन संधि में हम लोग क्या करते हैं, व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ते हैं, फिर व्यंजन के साथ व्यंजन को जोड़ते हैं, या फिर और जो तीसरा आ जाता है वो है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में विसर्ग लगता है, 2 डॉट। बराबर है। तो अभी यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे शब्द बनाना है इसका। देखो, यहाँ पे सम और तोष है। बराबर, तो संधि विच्छेद इसका करना है। यहाँ पे अब जो शब्द हमारे सामने हुए संतोष, तो देखिए मोह को ना आपको क्या करना है, जब इस तरीके के शब्द आएंगे ना, तो आपको क्या करना है, इसको ना आप है ना सम को, क्योंकि यहाँ पे त है तो ये व्यंजन संधि है। बराबर है। तो आप क्या करें, बात पता है क्या, ये म है ना, इसको डॉट के माध्यम, मतलब ये संतोष को संतोष लिखना है, तो ये हो जाएगा संतोष, संतोष। और ये हो जाएगा व्यंजन संधि। ठीक है, अभी यहाँ पे सदैव लिखा है, सदैव, तो सदैव मतलब सदा प्लस एव, सदैव। देखिए स्वर को ध्यान दीजिए, सदैव, तो सदा प्लस एव, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। तो देखिए ए आया है यहाँ पे और ये अ आया है यहाँ पे, तो ये स्वर संधि है। दूसरा हमको क्या दिया है, परा प्लस अर्थ, तो परार्थ हो जाएगा ये ना, परा प्लस अर्थ है। और यहाँ पे देखिए अ है और यहाँ पे भी अ है, तो ये कौन सी संधि है, ये स्वर संधि है। और ये क्या हो जाएगा, परार्थ हो जाएगा, परार्थ। बराबर। अब दूसरा हमको दिया है सदाचार। सदाचार मतलब देखिए दा है, दा। बराबर है। सदाचार को हम किस तरह से लिखेंगे, सत प्लस आचार हो जाएगा हमारा सदाचार। तो ये कौन सा संधि है, तो आया है और आया, तो ये व्यंजन संधि है, ये हमारा व्यंजन संधि। अब अगला दिया हमको महात्मा, महा प्लस आत्मा है ना, तो महा प्लस आत्मा ये क्या हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा, हमको पता है इतना, तो महात्मा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए
और आ है, तो ये क्या हो जाएगा, स्वर संधि। ये हो जाएगा हमारा स्वर संधि, बराबर। अब यहाँ पे दिया संतोष, फिर से तो मैंने बताया था आपको संतोष क्या होता है, सम प्लस तोष होता है। अब संतोष क्या है, संतोष क्या होता है, व्यंजन संधि, मैंने बताया था आपको। अब अगला है अंत चेतना। अंत चेतना मतलब ये देखिए, दो तो के यहाँ पे ना 2 डॉट है, तो ये अंत सचेतना हो जाएगा, स्व बीच में आएगा, तो होगा अंत सचेतना, है ना, अंत सचेतना। तो ये कौन सा है, तो है यहाँ पे और च है यहाँ पे, तो ये विसर्ग है, क्योंकि देखिए 2 डॉट है ना, ये 2 डॉट है तो विसर्ग हो जाता है, विसर्ग संधि। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है सज्जन। देखिए जब ऐसे 2 शब्द एक साथ आ जाते हैं ना, तो उसको आपको लिखना किस तरह से होता है। देखिए ये यहाँ पे तो फिलहाल सज्जन है, तो सज्जन है तो मतलब ये हो गया सत्य प्लस जन। ठीक है, तो और ज यानी कि व्यंजन संधि हो गया, ये हो गया व्यंजन संधि, बराबर। अब जैसे, ठीक है, तो आपको समझ में आया। अब हम बात करेंगे सहायक क्रिया की। अब सहायक क्रिया देखिए हमारे ग्रामर का सबसे आसान हिस्सा होता है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, निम्नलिखित वाक्यों से सहायक क्रिया पहचान कर उनका मूल रूप लिखिए। अब देखिए हर एक सेंटेंस के ना एंड में सहायक क्रिया है, जैसे कि यहाँ पे है लगे, यहाँ पे है सकी, यहाँ पे है पड़ी, यहाँ पे है दी, है ना। तो आपको सिर्फ इसको निकालना है। अब यहाँ पे देखिए पहला वाक्य जो हमारे सामने आया है वो है, इधर बच्चे रेत के घर बनाने लगे। अब लगे का मूल रूप क्या है, लगना, तो हम लोग इसी तरह से लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे लगे का क्या हो जाता है, लगना। ठीक है, अब यहाँ पे मानू इतना ही बोल सकी। अब सकी का क्या हो जाएगा, सकी का सकना हो जाएगा, है ना, तो हम लोग लिख देंगे सकी सकना। उसी तरह से अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। पड़ी का क्या होगा, पड़ी का होगा पढ़ना, बराबर। अब फटाक से पहले ही गाड़ी रोक दी। अब यहाँ पे दी का क्या होगा, देना, है ना, तो दी का क्या हो जाएगा, देना। दी का क्या हो जाएगा, देना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे चुका, पड़ी, गई, जाती, है ना, तो नौकरी के लिए आवेदन कर चुका। अब चुका का क्या हो जाएगा, चुका का हो जाएगा चुकना, है ना। अब आगे दिया है, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। पड़ी का क्या होगा, जैसे भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, पड़ा, पड़ी का होता है पढ़ना। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियां पकड़ी गई। गई का क्या हो जाएगा, जाना, है ना, गई का, यहाँ पे गई का क्या हो जाएगा, जाना, तो गई हो जाएगा जाना। फिर भी धूप तीखी ही होती जाती। जाति का क्या हो जाएगा, जाति का जाना होगा, है ना, तो होगा जाति का जाना। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया।
अब यहाँ पे आपको प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। जैसे यहाँ पे लिखा है सबसे पहला शब्द फैलना। क्या दिया हम लोगों को सबसे पहला शब्द फैलना। तो फैलना का क्या होगा, फैलाना। और क्या होगा, फैलवाना। बराबर। अब दूसरा क्या दिया हम लोगों को शब्द धुलना। अब धुलना का क्या होगा, धुलना, धुलाना, धुलवाना। धुलना, धुलाना, धुलवाना। बराबर। अब क्या है, लिखना, लिखना, लिखाना, लिखवाना। फिर क्या दिया आपको, जलना। जलना का क्या होगा, जलाना, जलवाना। फिर आपको दिया देखना। देखना, तो देखने का क्या हो जाएगा, देखना, दिखलाना, दिखवाना। फिर आपको भूलना दिया है। भूलना का क्या होगा, भूलना, भुलाना, भूलवाना। बराबर। आइए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है मुहावरे। अब मुहावरे 1 मार्क्स के लिए आते हैं ये भी। तो यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब देखिए सिंपल है, आपको जो मुहावरा दिया होगा उस मुहावरे का आपको वाक्य में प्रयोग करना होता है और उसका अर्थ लिखना होता है। जैसे कि लिखा है शेखी बघारना। अब शेखी बघारना क्या होता है, शेखी बघारने का अर्थ होता है कि स्वयं अपनी प्रशंसा करना, अपनी ही बड़ाई करना। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसे, स्वयं अपनी प्रशंसा करना। ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो लिखते हैं मेरे चाचा जी को शेखी बघारने की बुरी आदत है। और इस जो शब्द है आपको दिया, जो मुहावरा आपको दिया हुआ है उसको आप अंडरलाइन कीजिए। अगला आपको दिया है निछावर करना। अब निछावर करने का क्या अर्थ होता है, निछावर करने का अर्थ होता है स्मरण करना या फिर त्याग करना, है ना। हम लिखते हैं त्याग करना। उसको वाक्य में प्रयोग कर देते हैं। आज़ादी के समय भगत सिंह ने अपना जीवन निछावर कर दिया था, है ना। तो यहाँ पे निछावर कर दिया था अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगला दिया है सीना तान कर खड़े रहना। तो सीना तान के खड़े रहने का मतलब क्या होता है, निर्भय होकर, बिना डरे खड़े रहना, है ना। निर्भय होकर खड़े रहना, निर्भय होकर खड़े
रहना। अब इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो सीमा सीमा की रक्षा के लिए सैनिक सीना तानकर खड़े रहते हैं। बराबर। अगला है देखते रह जाना। देखते रह जाना यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना। तो आश्चर्यचकित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। ठीक है, तो वाक्य में प्रयोग करते हैं। लोग देखते ही रह गए और महिला के गले से मंगल सूत्र गायब हो गया। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मैंने जो वाक्य लिखे वही वाक्य आपको लिखने हैं, आप दूसरे वाक्यों का भी प्रयोग कर सकते हैं। बशर्ते आपका जो देखते रहिए यहाँ पे था आपका। अब अगला देखते हैं। तो अब मैं यहाँ पे वाक्य में प्रयोग नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ बता दूंगा कि क्या है। अब यहाँ पे जैसे अगला दिया है दाद देना। तो आप सबको पता है दाद देने का मतलब क्या होता है, वाह वाही करना, है ना। तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि आज क्लास में सोहम की अच्छे गणित में अंक आने की वजह से वाहवाही हुई, है ना। मुंह लाल होना। अब मुंह लाल होने का मतलब क्या होता है, चेहरा तमतमा उठना। तो आप बोल सकते हैं कि महेश का क्रोध के मारे मुंह लाल हो गया। करेक्ट। अब उसके बाद दिया हम लोगों को निजात पाना। निजात पाना यानी मुक्ति पाना, है ना। तो किस्तों की अंतिम किस्त से मुझे निजात मिल गई। अब इसके अलावा आपको क्या दिया रहता है, आपको अधोरेखित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखना होता है। तो ऐसे में आप क्या करिए, देखिए यहाँ पे आपको दिया है दाद देना, दुम हिलाना, कांप उठना, इज्जत उतारना, ये आपको दिया हुआ। करेक्ट। तो आपको ना ये जो ऑर्डर है ना, ये जो सेंटेंस दिए हैं आपको, इस सेंटेंस में आपको पता करना है कि ये किस सेंटेंस में फिट बैठेगा। जो अंडरलाइन वर्ड है वहां पे आपको उसको डालना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है दाद देना। दाद देने का अर्थ होता है प्रशंसा करना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो सेंटेंस है, गीता के गाने की सभी ने प्रशंसा की, ये सेंटेंस आपको लेना है ना। तो अब इस सेंटेंस में आपको क्या करना है, ये प्रशंसा की को हटा के दाद दी, ये लिखना है। लेकिन आपको इस सेंटेंस को फिर से लिखना है। ऐसा लिखना है आपको फिर से कि गीता के गाने की सभी ने प्रशंसा की जगह पे अभी आपको लिखना है दाद दी। ठीक है, और उसको अंडरलाइन कर देना है। अब देखिए दूसरा है दुम हिलाना। अब दुम हिलाना मतलब होता है चापलूसी करना। तो अब ये चापलूसी करता हुआ
को हटा के लिख देंगे दुम हिलाता है। तो सिरचन को बुलाओ, है ना। तो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या यहाँ पे, इस वाक्य में लिखेंगे सिरचन को बुलाओ दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अपमानित करना यानी कि इज्जत उतारना, है ना। अपमानित करना यानी कि क्या हो जाता है, इज्जत उतारना हो गया। तो आप यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे। अब इस सेंटेंस में, इन सारे सेंटेंस में वो कौन सा है, लास्ट वाला है, अपमानित करना, है ना। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दोगे, क्या आपने इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था, और इसको आप नहीं लिखोगे, रीराइट करोगे आप सेंटेंस को। अब भयभीत के जगह पे आप क्या यूज करने वाले हो, आप कांप उठना। तो आप क्या लिखो, सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं भयभीत हो उठा की जगह पे आप क्या लिखेंगे, कांप उठा। बराबर, समझ में आया आपको। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, कारक की तरफ। देखिए, कारक वैसे बहुत अलग अलग तरीके के कारक होते हैं। अब कारक को समझने के लिए, जैसे कि आपने अभी तक कारक सीखा ही होगा, तो कारक में आपको पता ही होगा कि हर एक कारक, जैसे कि कर्ता कारक होता है, कर्म कारक होता है, करण कारक होता है, संप्रदान कारक होता है, अपदान कारक होता है, संबंध कारक होता है, अधिकरण होता है, संबोधन कारक होता है। जैसे कि कर्ता कारक के अंदर ने का प्रयोग किया जाता है, कर्म कारक के अंदर को का प्रयोग किया जाता है, करण के अंदर से का, संप्रदान के अंदर के या फिर के लिए, और अपदान के अंदर से का, फिर संबंध के अंदर का, के, को, रा, रे, री का प्रयोग किया जाता है। अधिकरण के अंदर में या फिर पर का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे कि संबोधन के लिए हे, अजी, अरे, अहो। जैसे कि कर्ता में क्या होता है, कर्ता कारक की पहचान कैसे होती है कि कर्ता कारक में क्रिया को करने वाला ऐसे ध्यान दिया जाता है, और कर्म में जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, और करण के अंदर क्या होता है, क्रिया के साधन के अर्थ में ऐसा होता है। तो आपको ये सब पता ही होगा, तो आप हम थोड़ा थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए, अभी समझने की कोशिश करेंगे कितने दिनों की छुट्टियां हैं। तो यहाँ पे देखिए, कितने दिनों की छुट्टियां, तो यहाँ पे की जो ये संबंध बता रहा है छुट्टियों से। तो हम इसको जब लिखेंगे आंसर में, तो क्या लिखेंगे, की, और लिख देंगे संबंध कारक। देखिए, वो अगर आप कारकों का नाम जानेंगे और उसके विभक्तियां को जानेंगे, तो विभक्तियों में का, के, की, रा, रे, री ये आता है। तो ये आ जाएगा आपका संबंध कारक, ठीक है। ये हो गया संबंध कारक, ठीक है। अब आवाज ने मेरा ध्यान बटाया, यहाँ पे आया है, देखिए ने। अब ने क्या होता है, ने होता है कर्ता कारक। ने क्या होता है, कर्ता कारक, ठीक है। हमारे शहर में एक कवि है, हमारे शहर में एक कवि है। तो यहाँ पे देखिए, शहर में, है ना। तो शहर में आपको दिखा रहा है, तो ये अधिकरण होगा। अधिकरण में का प्रयोग होता है, अधिकरण में। तो ये होगा, में लिखेंगे, शहर में लिख भी सकते हैं आप, और लिखेंगे अधिकरण कारक, अधिकरण कारक,
अब अगला वाक्य, जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं। ठीक है, तो देखिए के लिए है यहाँ पे यूज हुआ। तो के लिए कहाँ यूज होता है? के लिए होता है संप्रदान के अंदर। तो के लिए लिखेंगे और हम लोग यहाँ लिख देंगे संप्रदान, संप्रदान कारक। ठीक है, अब अगला वाक्य दिया है, टोल्स्टॉय और चेकट की रचनाएं भी मुझे प्रिय है। देखिए यहाँ पे की का यूज हुआ है। अब मैंने आपको बताया था कि की कहाँ डालते हैं, की कहाँ यूज होता है? संबंध कारक में। ठीक है, अब रूपा उस समय कार्यभार से उद्वन हो रही थी। अब यहाँ पे देखिए से है ना, तो से का यूज होता है अपदान के अंदर। से कहाँ यूज होता है? अपदान कारक के अंदर। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग से लिख देंगे और लिख देंगे अपदान कारक। अपादान कारक। अब पर्यटन में बहुत ही आनंद मिला। अब यहाँ पे जो वाक्य है पर्यटन में, तो यहाँ पे मे का प्रयोग हुआ है। तो मैंने आपको बताया था मे कहाँ जाता है? मे होता है अधिकरण कारक। मे होता है अधिकरण कारक। ठीक है, अब अगला हम लोग जो करेंगे वो है विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह में आपको प्रश्न किस तरह से पूछा जाएगा? आपको पूछा जाएगा निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए। तो आपको विराम चिन्ह तो सब पता होंगे, जैसे कि अगर ये जो है इसको हम लोग पूर्ण विराम बोलते हैं, बराबर। ये जो कॉमा आता है इसको हम लोग अल्प विराम बोलते हैं। ये जो सेमीकोलन है इसको हम लोग अर्ध विराम बोलते हैं। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको हम लोग प्रश्न सूचक चिन्ह बोलते हैं। ये जो हाइपन है इसको हम लोग बोलते हैं योजक चिन्ह। और ये जो एक्सक्लेमेटरी जैसा चिन्ह है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विस्मय सूचक या फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, उसके अलावा दो जो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं उसको दो एक एक के होंगे तो इकारा उदाहरण चिन्ह बोलते हैं, दो होंगे तो दोहरा बोलते हैं। और सेमीकोलन होगा तो विवरण चिन्ह बोलते हैं। अगर ब्रैकेट्स होंगे तो हम लोग कोष्टक चिन्ह उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे सामने पहला वाक्य है, उन्होंने पूछा यह कौन सा महीना चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पे क्या गलतियाँ हुई हैं? अगर हम इसको लिखेंगे तो अब चिन्ह का प्रयोग हमको करना है। तो यहाँ पे सिर्फ एक हाइपन आपको लगाना है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालना है और ये सेंटेंस बन जाता है। अब अगला सेंटेंस है, मैंने कहराते हुए पूछा मैं कहाँ हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस प्रॉपर है, खाली एक ही चीज़ इसके अंदर नहीं है, यहाँ पे कॉमा नहीं है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। करेक्ट। अब तीसरा हम देखते हैं। तो तीसरे में क्या बोला है? तीसरे में हमको बोला है क्यों क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। तो क्यों के बाद एक कॉमा यहाँ लगना चाहिए था, बराबर। फिर क्या हुआ के बाद एक क्वेश्चन मार्क और उसके बाद यहाँ पे पूर्ण विराम। तो यहाँ पे अगला है
तो अब इस वाक्य में अहो कमबख्त, ओह कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। तो इस सेंटेंस में देखिए, अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, क्या चेंजेस करने होंगे हम लोगों को यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लेना होगा इस तरह से, और फिर यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो ये है इसका आंसर। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, काल परिवर्तन। देखिए काल परिवर्तन बहुत ही सिंपल टॉपिक है और इसको बहुत इजीली किया जा सकता है काल परिवर्तन को। अब यहाँ पे हम लोगों को पहला प्रश्न पूछा है कि बहुत से लोग अपनी जीविका शरीर श्रम से चलाते हैं, और यहाँ पे हमको बोला कि अपूर्ण भूतकाल करो। देखिए अपूर्ण भूतकाल में रहा प्लस था लगता है, क्योंकि क्रिया चल रही है, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई। तो अगर मैं इसका उत्तर लिखूं तो इसका उत्तर मेरा क्या होगा, मेरा इसका उत्तर होगा बहुत से लोग अपनी जीविका शरीर श्रम से चला रहे थे। ये इसका उत्तर होगा, क्योंकि मैंने बोला ना आपको कि जब अपूर्ण है तो अपूर्ण में रहा लगता है। ठीक है, अब यहां पे बोला है कि वे बाजार से नई पुस्तकें खरीदते हैं। तो यहाँ पे देखिए सामान्य भविष्यकाल करने बोला। देखिए वैसे तो हम लोगों को जो हमारा जो सिलेबस है उसमें जब काल परिवर्तन दिया है तो वर्तमान काल के 3 रूप और भूतकाल के 3 रूप बताए गए हैं, लेकिन भविष्यकाल का सामान्य रूप ही बताया गया। तो यहाँ पे लास्ट में ग लगेगा, जैसे कि वे बाजार से नई पुस्तकें खरीदेंगे, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न अपना क्या है, हमारा अगला प्रश्न है कि आप इतनी देर से नाप तोल करते हैं। तो पूर्ण वर्तमान काल करना है अपने को। तो जब हम लोग पूर्ण वर्तमान काल करते हैं तो हम लोग इसको हटाएंगे, तो यह लगता है लास्ट में। तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए कि आप इतनी देर से नाप तौल किया है। आप इतनी देर से नाप तौल की है भी लिख सकते हैं, किया है भी लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, मछली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोई। तो अपूर्ण करना है तो रो रही थी हो जाएगा, क्योंकि देखिए काल क्या है, अपूर्ण है, तो भूतकाल इसके लिए था। तो क्या उत्तर आएगा, मछली भाभी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। ओके, आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। नगर जी की लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया। क्या प्रश्न है कि नगर जी की लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया, और बोला है कि पूर्ण वर्तमान काल करना है। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे, नागर जी ने। तो देखिए जब हम लोग को यहाँ पे किया लिखा है और पूर्ण वर्तमान काल करना, तो यहाँ पे तो फिलहाल है ही आएगा, क्योंकि किया तो ऑलरेडी कर दिया है। मैंने बोला था कि या लगता है लास्ट में। तो क्या लिखेंगे आंसर इसका, नागर जी की
लेखन शैली ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। ओके, अब इसके बाद अगला प्रश्न है, इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी, तो इसका सामान्य भविष्यकाल करना है, बराबर है। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, पड़ेगी, है ना, पड़ रही थी को क्या करेंगे, पड़ेगी। तो इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ेगी। ओके, अब अपूर्ण भूतकाल इसका करना है। देखिए, मैं भी इसका पूर्ण वर्तमान अपूर्ण भूतकाल करके नहीं दिखाऊंगा, आपको समझ जाना है कि मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जाएगी, तो क्या होगा, जा रही थी। मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी, है ना, क्योंकि अपूर्ण है। अब ये क्या होगा, प्राण को मन से अलग करना पड़ा, तो भविष्यकाल करना है सामान्य, तो क्या लिखेंगे, प्राण को मन से अलग करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा। अब यहाँ पे पूछा है क्या, इसने मुझे बहुत प्रभावित किया। अब इसने मुझे बहुत प्रभावित किया, इसका उत्तर आप क्या निकालोगे, अगर आपको पूर्ण वर्तमान काल करने के लिए यहाँ पे बोला है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इसने मुझे बहुत प्रभावित किया के बाद आप लगा दोगे है, बराबर, किया है। अब यहाँ पे बोला है कि रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल होती है, तो अपूर्ण भूतकाल बोला है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, बराबर है। तो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है वाक्य के भेद। अब जब हम वाक्य के भेद की बात करते हैं, तो वाक्य के भेद के फिलहाल तो 3 प्रकार हैं जो हमारे सिलेबस में, वो है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो उन्हीं 3 को मैंने लिया है। तो देखिए, अगर कोई सेंटेंस सिंपल सा जा रहा है और उसके अंदर कोई भी कंजंक्शन नहीं है, मतलब कोई ऐसा कनेक्टिव नहीं है जो दो वाक्यों को जोड़ रहा है या फिर किसी के बारे में बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, और वो सरल वाक्य जा रहा है, तो वो सरल वाक्य होगा। जैसे कि आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं, सीधा सीधी बात हो रही है, तो ये क्या है, सरल वाक्य है, ये सरल वाक्य है, बराबर है, ये सरल वाक्य। आपको पूछा जाएगा कि निम्नलिखित वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। अब दूसरा हम लोगों को बोला कि डॉल्फिन मछलियां छोटी थी, पर हो गया, और आ गया, किंतु हो गया, परंतु आ गया, ऐसा कोई कनेक्टिव अगर सेंटेंस में हमारे आ जाता है ना, और वो सेंटेंस को जोड़ता है, तो तब हम लोग उसको क्या लिखते हैं, संयुक्त वाक्य लिखते हैं। तो ये फिलहाल क्या हो गया, हमारा संयुक्त वाक्य हो गया, ये हमारा संयुक्त वाक्य है, ठीक है। अब अगला शब्द हमको, अगला वाक्य बोला है कि आज नेनू मथ रही थी, तो क्या हुआ। देखिए, संयुक्त मिश्र वाक्य को पहचानने का तरीका बहुत सिंपल सा है कि एक क्या कर रहा था वो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आज नेनू मथ रही थी, तो क्या हुआ, तुम्हारी याद आई, है ना। तो इस तरह का जब आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे मिश्र वाक्य। क्या बोलेंगे, मिश्र वाक्य, इसको बोलेंगे मिश्र वाक्य, ठीक है। अब यहाँ पे उसके साथ अभी और एक ऑप्शन आता है कि आपको क्या करना होता है, निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार वाक्य में क्या होता है, परिवर्तन करना होता है। जैसे कि आप पहला वाक्य देख रहे हो, थोड़ी देर बातें हुई, अब इसको निषेधार्थक करना है। निषेधार्थक करना मतलब नेगेटिव कर देना है। बातें हुई मतलब बातें नहीं हुई, तो हम लोग क्या लिखेंगे, थोड़ी देर बातें नहीं हुई, ऐसा लिख देंगे। है बोला है तो नहीं हमको करना है, ठीक है, निषेध में। अब यहाँ पे क्या बोला है, वापस निषेध है, बोला है कि लेखन से पहले तो मैंने
पढ़ना शुरू किया, नहीं शुरू किया, है ना। तो क्या लिखूंगा, लिखने से पहले तो मैंने पढ़ना शुरू किया। यहाँ पे लिखा है तो आप क्या लिखोगे, शुरू नहीं किया। ठीक है, इस तरह से आप लिखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है, क्या लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं। इसका आपको क्या करने बोला है, विधानार्थी करने के लिए बोला है, बराबर है। तो आप कैसे लिखोगे इसका, तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि क्या लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं। तो आपको इसको क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ है ना, ये क्या यहाँ से ये हटा देना है क्या। तो यहाँ पे उत्तर क्या आएगा, लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं। ठीक है, अब उसका दूसरा प्रश्न भी है सही है। तो आपको क्या आंसर निकालेंगे इसका। ठीक है, क्या सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, तो क्या हटा देंगे और लिखेंगे सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया। ठीक है, अब यहाँ पे आज्ञार्थी है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तो देखिए ऑर्डर देना, तो तुम अपना ख्याल रखो, ऐसा हम बोल देंगे उसको। क्या बोलेंगे, तुम अपना ख्याल रखो, बराबर है ना। तो हम लोग लिखेंगे तुम अपना ख्याल रखो, ऑर्डर देना है ना। अब प्रश्नार्थक क्या है, मनु इतना ही बोल सकी। तो मानु इतना ही बोल सकी, प्रश्नार्थक करना है। तो आप क्या लिखो, क्या, पहले क्या लगा दो, आप क्या लगा दो, क्या मानु इतना ही बोल सकी। याद रखो कि जब भी आप प्रश्नवाचक कर रहे हो वाक्य को, तो क्या क्या प्रयोग करो, और अगर विधानार्थी वाक्य में क्या है तो उसको क्या हटा दो। ठीक है, अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वाक्य शुद्ध करना। अब वाक्य शुद्ध करना किस तरह से आपको पूछा होगा, आपको पूछा होगा निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। अभी जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न हमको दिया है कि बरसों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ। मित्र का दर्शन कैसे होगा, मित्र के दर्शन हुए होना चाहिए, है ना। तो हम लोग इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, बरसों बाद पंडित जी को मित्र के हो गया, क का के हो गया, तो के अंडरलाइन कर दीजिए। दर्शन हुआ नहीं होना चाहिए, हुए होना चाहिए, हुए, इसको अंडरलाइन कीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, लड़का पिताजी की और माँ बाजार को गई। नहीं, गलत लिखा है, कैसा होना चाहिए था, लड़का पिताजी और माँ बाजार गए। तो हम इसको लिख देंगे, लड़का और पिताजी और माँ बाजार गए। ठीक है, अगला, मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ। तो मैं मेरे नहीं आना चाहिए, यहाँ होना चाहिए था मैं,
यहाँ पे गए एक होगा, गए गए का एक चेंज किया हमने, बराबर। तो मैं अपने, मेरे नहीं, अपने देश, जहाँ पे भी आपको मेरे मिलेगा ना, आपको वहाँ पे अपने डालना है। अपने देश को नहीं, को जहाँ पे भी दिखेगा आपको वहाँ डालना है से प्रेम करता हूँ, ठीक है। अब सामने शेर देखकर यात्री का प्राण मानो मुरझा गया, ठीक है। तो अब इसको अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो कैसे होगा? तो इसका आंसर होगा सामने शेर देखकर तो यात्री का नहीं, के यात्री के प्राण मानो मुरझा गया, नहीं मुरझा गए, ठीक है। अंतिम सेंटेंस देख लेते हैं, क्या सेंटेंस है? मैं ड्राइवर से बुला लाए। अब ये क्या हुआ? मैं ड्राइवर से बुला लाए नहीं हुआ, क्या होगा सेंटेंस? मैं ड्राइवर से बुला लाए थोड़ी ना होगा, ड्राइवर को बुला लाया, है ना, ये होगा लाया। तो यहाँ पे को एक चेंज किया अपन ने, लाया एक चेंज किया, यहाँ पे गया को चेंज किया था हमने, करेक्ट, और के को चेंज किया था, और यहाँ पे अपने को और से चेंज किया था हमने, ठीक है। तो इस तरह से आपको दर्शाना। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये व्याकरण का पार्ट जो 14 अंकों के लिए आता है वो आसानी से समझ में आया हो। अगर ऐसा हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हाँ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।